हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। केतु ग्रह या गणितीय पॉइंट। केतु एक पहेली है और बहुत बार ये समझना मुश्किल होता है कि केतु आप पर क्या डाल दे, केतु से हमें क्या नतीजे हासिल हो, और ये समझना भी मुश्किल है कि उसकी प्लेसमेंट का मतलब क्या है। केतु असल में कुंडली में क्या दिखाता है और वो चुनौतियां क्यों हैं जिनका सामना हम बहुत बार केतु की दशा या केतु की अंतर्दशा में करते हैं, और ये ग्रह इतना उथल पुथल मचाने वाला क्यों है। तो हम केतु की और बहुत सारी सूरतों के बारे में बात कर चुके हैं। हम केतु दशा और केतु के कुछ दूसरे अर्थों पर भी बात कर चुके हैं। आज मैं आपको केतु से आने वाले कुछ बेहतरीन प्लेसमेंट बताने वाला हूं, और वो है केतु से 12वां भाव। और केतु से 12वां भाव ऐसी प्लेसमेंट है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती, लेकिन ये आपके लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक हो सकती है, या उपलब्धि के लिए सबसे अच्छे क्षेत्रों या भावों में से एक, और इसके पीछे एक वजह है। अब सबसे पहले, केतु है क्या? केतु नेगेटिविटी यानी इनकार का ग्रह है। केतु उस भाव के तमाम नतीजों को सोख लेता है जहां वो बैठा है, और उन ग्रहों के नतीजों को भी जिनके संग वो बैठा है, और इसलिए उस भाव के फायदे या अच्छी कमाई पाना बहुत मुश्किल होता है जहां केतु बैठा है, और उन ग्रहों में से भी जिनके साथ केतु बैठा है। और ये बात केतु के 5वें और 9वें पहलू पर भी लागू होती है। लेकिन पक्के तौर पर केतु का किसी खास भाव में होना चुनौतियां ला सकता है, उथल पुथल ला सकता है, मसले खड़े कर सकता है, और उस खास भाव के ज्यादातर नतीजों से आपको वंचित कर सकता है। तो अगर केतु इनकार का ग्रह है, सब नतीजे सोख लेता है और आपके लिए मुश्किल कर देता है, क्योंकि ये ध्वजा है, मतलब आप उस खास क्षेत्र के नतीजे पहले ही हासिल कर चुके हो, बीन देयर डन दैट। और इसलिए इस जन्म में आपको दूसरों के लिए समर्पित होना है और दूसरों के लिए प्रयास करना है। तब शायद केतु अपनी मेहरबानी आप पर कर दे और आपको उससे फायदा पहुंचाए। लेकिन ये एक लंबा संघर्ष है जो आपको करना पड़ता है। तो केतु से 12वां भाव इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सूरत ए हाल ये है, अगर केतु इनकार है और 12वां भाव किसी भाव के लिए नुकसान का भाव है, तो केतु से 12वां मतलब नुकसान का नुकसान या इनकार का इनकार, जो पाना यानी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ ये इतना आसान नहीं है। केतु से 12वां भाव बस यूं ही आपको नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं है कि ठीक है, अगर केतु दूसरे भाव में बैठा है जहां वो इनकम को नकार रहा है, बचत को नकार रहा है, बचपन में पारिवारिक जीवन को नकार रहा है, तो आपको अपने आप समाज में रुतबा और हैसियत मिल जाएगी जैसा लग्न बताता है, या अच्छी सेहत भी मिलेगी, या समाज में बहुत इज्जत और रुतबा मिलेगा। ये आपको बख्शा नहीं जाता, बल्कि ये उपलब्धि का एक मौका है जो आपको दिया जाता है। ये उपलब्धि का मौका आपको क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि केतु से 12वें भाव के नतीजों के लिए आपको संघर्ष करवाता है। केतु कहता है कि अगर आप हकदार नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा, और इसलिए उस लिहाज से ये काफी हद तक शनि ग्रह से भी मिलता जुलता है। शनि भी वो ग्रह है जो कहता है कि अगर तुम हकदार नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम हकदार हो और तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें बहुत सब्र रखना पड़ेगा। तुम्हें सच में शनि की तरह बनना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें दूंगा तो पक्के तौर पर दूंगा, स्थिरता के साथ दूंगा। कोई दूसरा तुमसे वो नतीजे, वो सिद्धियां, वो अच्छी किस्मत छीन नहीं पाएगा। केतु इससे एक कदम आगे चला जाता है। केतु कहता है कि जब मैं तुम्हें दूंगा तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और तुम्हारे मरने के बाद भी कोई तुमसे वो नहीं छीन सकता। और यहीं पर केतु उपलब्धि का ग्रह बन जाता है। केतु तुम्हारे लिए ये आसान कर देता है कि तुम अपने बाद के जीवन में या इस दुनिया से जाने के बाद कुछ पा सको, यानी तुम्हारा नाम, तुम्हारा लेगेसी, जहां केतु बैठा है और उससे 12वां भाव है, मटीरियल फायदों से जुड़ा रहता है। जबकि केतु का किसी भाव में होना तुम्हें मटीरियल फायदों से उतना नहीं जोड़ता। केतु से 12वां भाव तुम्हें उपलब्धि और मटीरियल फायदे दोनों का प्लेसमेंट देगा। क्योंकि अगर केतु किसी भाव में तुमसे मटीरियल फायदे नकार रहा है, तो केतु से 12वां भाव तुम्हें उपलब्धि और बड़ी उपलब्धियों का मौका देता है,
और वो उपलब्धियां तुम्हारे जाने के बाद भी लेगेसी के रूप में तुम्हारे पास रह सकती हैं। मैं तुम्हें एक आसान मिसाल देता हूं कि केतु कैसे काम करता है और केतु से 12वां भाव कैसे प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर अगर केतु 11वें भाव में बैठा है, 11वां भाव सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक फायदे और बड़ी संगठनों में काम करके उनसे फायदा उठाने का भाव है। तो अब अगर केतु यहाँ बैठा है तो केतु क्या कहता है? केतु कहता है दूसरों के लिए काम करो, अपने लिए मत करो। उस भाव के गुणों में अगर तुम इसके लिए काम करोगे, इसके लिए जियोगे, दूसरों के लिए और आखिरी सामाजिक कारणों के लिए समर्पित रहोगे, तो मैं तुम्हें उसके फायदे दे सकता हूँ। तो जब 11वें भाव के नतीजे तुमसे नकारे जाते हैं तो होता क्या है कि तुम एक ऐसे शख्स के रूप में देखे जाते हो जो किसी मकसद के लिए समर्पित है, संगठन के लिए काम कर रहा है, अपने साथियों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए नहीं, और संगठन के मकसद या अपने काम को अपने आप से बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है। तब तुम एक निस्वार्थ योगदानकर्ता के रूप में देखे जाते हो, तुम लीडरशिप मटीरियल देखे जाते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो जवाबदेह है, जिम्मेदारी लेता है और टीम के सदस्यों को पूरा क्रेडिट देने में या उन्हें शेयर करने में कोई हिचक नहीं रखता और कंपनी के लिए काम करता है। और वहां उस रिप्यूट के कारण तुम्हें 10वें भाव के नतीजे मिलते हैं या काम पर उन्नति मिलती है। हालांकि अगर तुम उस चीज के सच्चे नहीं हो जिसके लिए केतु 11वें भाव में खड़ा है, और अगर थोड़ी सी भी लाग लपेट, चालाकी है और मकसद को सच्चाई से नहीं थामे हो, बल्कि उसे इस्तेमाल कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो कि तुम ही मकसद हो, लेकिन अंदर से हेर फेर कर रहे हो या उस शोहरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक चुनौती है। लेकिन अगर तुम उसके सच्चे हो जो केतु के लिए खड़ा है, सच में खुद को उस मकसद और उस भाव के गुणों के लिए समर्पित करना, अपने लिए नहीं बल्कि बड़े मकसद, बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए, तो फिर 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हें बड़ी उपलब्धि का मौका दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर केतु दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव इनकम, बचत, पारिवारिक जीवन और अपनी जिंदगी लगन और मूल्यों व सिद्धांतों के साथ जीने का भाव है। तो जब तुम सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जिंदगी जीते हो तो कमाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बचाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, जो भी है परिवार पर खर्च कर देते हो। तब क्या होता है? केतु से 12वां क्या है? हाँ, केतु से 12वां है लग्न यानी स्वयं। और इसलिए क्योंकि अब तुम परिवार के लिए जी रहे हो या अपना पैसा दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो परिवार के लिए हो या बड़े सामाजिक उद्देश्यों के लिए, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत तुमसे कहते हैं कि ये पैसा अपने लिए नहीं है, ये पैसा दूसरों के लिए भी है, और तुम दूसरों के लिए ज्यादा करते हो, परिवार के लिए ज्यादा करते हो, तो फिर तुम्हारी शोहरत का क्या होता है? तुम एक फैमिली मैन के रूप में जाने जाते हो, तुम एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हो जो अपने लिए नहीं जीता, बल्कि जो कुछ भी किया परिवार के लिए या दूसरों के उद्देश्यों के लिए किया। और क्योंकि केतु कमाई और बचत के दूसरे भाव में बैठा है, तुम अपने लिए कमाने की कोशिश नहीं करते, दूसरों को कमाने और अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करते हो। तो अक्सर तुम्हारा फोकस दूसरों को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना होता है, ताकि दूसरे रोजी कमा सकें, समाज में एक पैठ बना सकें और अच्छा कर सकें। और इसलिए तुम्हारी शोहरत तुम्हारे चले जाने के बाद एक ऐसे शख्स की लेगेसी होती है जिसने खुद को समर्पित किया, दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा किया, दूसरों को रोजगार के लायक बनाया, दूसरों को कमाने और फायदा उठाने में मदद की ताकि वे ज्यादा जिम्मेदार बन सकें और वे अपने परिवारों का पालन पोषण भी कर सकें। और इसलिए क्योंकि तुम दूसरे लोगों को आजाद करा रहे हो, दूसरों को उनके पैरों पर खड़े होने में मदद कर रहे हो और दूसरों को ज्यादा कमाने में मदद कर रहे हो, तुम अपने आप पर फोकस नहीं कर रहे, और इसलिए तुम्हारी शोहरत तुम्हारे जीते जी और उससे भी बढ़कर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लेगेसी जिंदा रहती है। क्योंकि दूसरे भाव में केतु अपनी बचत का एक हिस्सा या बड़ा हिस्सा किसी अच्छे काम, परोपकार के काम के लिए देने के बारे में भी है। और इसलिए अगर तुम परोपकारी हो तो तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, और वो पैसा जो तुमने पीछे छोड़ा है
दूसरों या सामाजिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होगा, या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए होगा जो सच में मुश्किल में है या बेसहारा है। और इसलिए तुम्हारा नाम, तुम्हारी शोहरत और तुम्हारा योगदान तुम्हारे जाने के बाद भी समाज में रहता है, और इसलिए ये तुम्हें उपलब्धि पाने में मदद करता है। अब क्या अगर केतु 7वें भाव में बैठा है? 7वें भाव में केतु का मतलब है अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीना, जो रोजमर्रा की जिंदगी तुम जीते हो। या फिर जैसा कि लोग कहते हैं, उदाहरण के तौर पर तुम अपने जीवन साथी से रोज जुड़ सकते हो, तुम अपने बिजनेस पार्टनर से रोज जुड़ सकते हो, तुम अपने काम के साथियों से रोज जुड़ सकते हो। तो यहाँ अगर तुम अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा रहे हो, या पत्नी पति की देखभाल करने में, या उनकी जरूरतों का ख्याल रखने में, या जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर या काम के साथियों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रख रहे हो, तो क्या होता है कि क्योंकि तुम सच में उसके लिए समर्पित हो, छठा भाव जो प्रतिस्पर्धा दिखाता है या दुश्मन दिखाता है, वो केतु के द्वारा 7वें भाव में खा लिया जाता है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर रहे हो। तो अगर तुम सच में दूसरों की मदद कर रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं करते, हर वक्त या तो अपने पार्टनर का ख्याल रख रहे हो या अपने जीवन साथी का, और तुम देने के पीछे रहते हो, लेने के लिए कम, या तुम अपने साथियों का ख्याल रख रहे हो और उन्हें पहले देख रहे हो और फिर उनके बाद खुद को, तुम दुश्मन कैसे बना सकते हो? तुम्हारे पीछे दुश्मन ताकतें कैसे रह सकती हैं? जो लोग तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं या तुमसे दुश्मनी रख सकते हैं, वो बहुत बहुत कम होंगे। और इसलिए करियर की उपलब्धियां और मजबूत होती है, ऊपर जाती है, और तुम सच में एक बहुत बड़े उपलब्धि पाने वाले इंसान बन सकते हो। अगर तुम्हारे 7वें भाव में केतु है, और अगर तुम 7वें भाव में केतु का मतलब सच में समझते हो और उसके हिसाब से प्रकट होते हो। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं जो मेरी जिंदगी में हुआ। लगभग 3 दशकों की कॉर्पोरेट सर्विस में जो मैंने की है, मैं एक टाटा कंपनी में काम कर रहा था। मैं नामों में नहीं पढ़ना चाहता, और उसी विभाग में 2 टीम सदस्य थे। चलो उनका नाम अ और बी रखते हैं, और ए और बी दोनों एक ही विभाग में या एक दूसरे से जुड़े विभागों में काम कर रहे थे। और मैंने देखा कि वो एक खास तरह से एक दूसरे से बहुत बैर भाव रखते थे। अ शख्स अपने विकास, अपनी तरक्की के लिए बेहद लालची था, और हमेशा अपने बारे में सोचता था, फिर टीम, फिर विभाग और फिर संगठन। बी शख्स दूसरी तरफ हमेशा टीम के सदस्यों के लिए समर्पित था, अपने टीम सदस्यों के साथ खड़ा रहता था, एक अच्छा नेता था, हमेशा टीम को पहले, विभाग और संगठन को पहले सोचता था, और स्वयं को आखिर में। और क्योंकि उनकी ठन गई थी, क्योंकि बी को अ का नजरिया बहुत सम्मानजनक नहीं लगता था, या जिस तरीके से अ काम करता था वो सही और इज्जतदार नहीं लगता था, दूसरी तरफ सोचता था कि बी मेरी अपनी तरक्की में रोड़ा है या ठोकर है, क्योंकि बी हमेशा मेरे विकास, मेरी उन्नति में कोई गति रोकने के काम करता है। तो वो बहुत गर्मागर्म, बड़ी बड़ी एनिमेटेड बहसों और झगड़ों में उलझ जाते थे। और फिर मैंने उस संस्थान टाटा को छोड़ दिया। मैं एक एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में ज्वाइन कर लिया, और फिर वो शख्स भी मेरी कंपनी में आज ज्वाइन हुआ। और 1 साल बाद बी शख्स ने भी उसी संगठन में आवेदन किया, लेकिन क्योंकि उसे कुछ रेफरेंसेस चाहिए थे, रेफरेंसेस देने या उसे रेफर करने या उसके बारे में फीडबैक देने की जिम्मेदारी और विभाग के और बहुतों पर थी, तो ज्यादातर बाकी लोगों ने बी के बारे में मिला जुला फीडबैक दिया। तो मैंने सोचा, क्योंकि फीडबैक मिला जुला है और अब बी के बारे में फीडबैक देने की बारी ए की है, बी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सच में बी के बारे में कभी अच्छा फीडबैक नहीं देगा। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या वो बी को इस भूमिका के लिए रेकमेंड करेगा, ए ने कहा, जरूर मैं उस शख्स को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो टीम, विभाग और संगठन को पहले रखता है और अपने बारे में आखिर में। वो उससे बहुत ज्यादा का हकदार है जहां वो आज है। अगर वो सच में अपने बारे में सोचता तो वो बहुत आगे निकल गया होता, और मुझे कोई हर्ज नहीं है कि वो इस संगठन में काम करे। वो एक संपत्ति है, अगर हम उसे नहीं लेंगे तो नुकसान में रहेंगे। बस इतना है, प्लीज उसे मेरे विभाग में मत लेना। बेहतर ये है कि वो किसी दूसरे विभाग में काम करे, लेकिन पक्के तौर पर उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तो बाद में
जब मैंने अ से बात करके पूछा, तुमने उसके बारे में इतना अच्छा फीडबैक क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा तुम। इसलिए उसने कहा। बी को बुरा भला कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी मैंने समर्पित रहकर बिताए। इसलिए मैंने उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं में एक रोड़ा भर पाया। लेकिन वो सच में एक कंपनी का सच्चा साथी है। अंदर ही अंदर मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उसके जैसा बनना चाहता था। मैं कभी उसके जैसा नहीं बन सका। शायद कभी एक दिन मैं उसके जैसा बन सकूं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखता। और मुझे बहुत बहुत मुश्किल लगता है अगर कोई भी इस शख्स के खिलाफ कोई दुश्मनी रख सकता है। हमें उसे पक्के तौर पर लेना चाहिए और हो सके तो उसे और भी बड़ा रोल, उससे भी बेहतर भूमिका देनी चाहिए। बस उसे मेरे विभाग में मत लेना। तो ये एक बेहद मजेदार किस्सा था, लेकिन इसने एक इंसानी पहलू भी दिखाया। जब हम एक खास ढंग से काम करते हैं, एक खास उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करते हैं, और कैसे सृष्टि ज़ोडिएक हमारी मदद करता है। तुम्हें पता है, दूसरों के दिलों को नर्म करके, जब हम अपने बुरे पहलू के बजाय अपने अच्छे पहलू को अपने मूल्यों और अपने समर्पण और अपने सिद्धांतों के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ, क्योंकि बी वो शख्स था जो समर्पित था, इसलिए दूसरों के लिए उसका दुश्मन होना बहुत बहुत मुश्किल था। क्योंकि अ ने उसकी इतनी तारीफ करके सिफारिश की, तो बी एक उपलब्धि पाने वाला बन गया, क्योंकि उसने कैसा बनाव अपनाया टीम के लिए और अपने साथी के प्रति समर्पित रहने का, जो कि उसका संगठन और उसका विभाग था। तो केतु जहां भी बैठता है, तुम पाओगे कि तुम ज्यादा फायदा पाओगे। 12वां भाव सब कुछ त्यागने और दूसरों के लिए चीजें समर्पित करने के बारे में है। तो केतु जब 12वें भाव में होता है तो कभी कभी मिले जुले नतीजे भी देता है। लेकिन अगर तुम सच में दूसरों के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो न कि अपने लिए, तो 11वां भाव एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि केतु तुम्हें गेन्स पाने नहीं दे रहा है। उदाहरण के तौर पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करके गेन्स पाने या विदेशी भूमि से फेवर पाने और विदेशी भूमि से बड़ी गेन्स पाने से। लेकिन अगर तुम दूसरों के उद्देश्य के लिए चैरिटी और दान खैरात के लिए समर्पित हो, और अगर तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जहां तुम दूसरों के लिए त्यागना चाहते हो लेकिन अपने लिए नहीं भोगना चाहते, तो केतु 12वें भाव में। कई बार तुम चैरिटी करते हो, लेकिन तुम ये भी कोशिश करते हो कि समाज में शोहरत पाओ। कई बार 12वें भाव में केतु पेचीदा हो सकता है, जहां लोग परोपकारी बनते हैं, लेकिन कभी कभी वो ये हरकत इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो उन लोगों के रूप में जाने जाना चाहते हैं जो चैरिटी करते हैं, जो दान करना चाहते हैं और बहुत परोपकारी है, और इसलिए वो ये किसी खास वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम केतु के कारण 12वें भाव में सच में समर्पित हो, तुम सच में इसलिए देते हो क्योंकि तुम सच में उस उद्देश्य के लिए दिल से महसूस करते हो, और तुम्हारा दान पुण्य में यकीन है, दूसरों की मदद करने में यकीन है, दूसरों के लिए करने में यकीन है, तो फिर तुम्हारी नेकनामी तुम्हारे 11वें भाव में बहुत अच्छी हो जाती है। 11वां भाव बड़ी कमाई का भाव है, लेकिन समय बीतने के बाद, क्योंकि ये उपचय भाव है, तो अगर तुम सच में केतु के कारण 12वें भाव में दूसरों के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, तो तुम एक ऐसे शख्स बन जाते हो जो दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देता है। तुम्हें दूसरों के लिए काम करने, दूसरों के मकसद के लिए काम करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर तुम्हें 11वें भाव में बहुत बड़ी शोहरत मिलती है, समाज सच में तुम्हारी तरफ देखता है, और तुम्हें विदेशी भूमियों से बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी उपक्रम भी तुम्हारी तरफ देखते हैं। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां तुम्हें पूरी दुनिया से बड़े इनाम और पहचान भी मिल सकती है, और समाज में एक बड़ा नाम और शोहरत पा सकते हो, और अपने पीछे एक ऐसे शख्स की लेगेसी छोड़ जा सकते हो जो सच में बहुत इज्जत वाला है, सच में पूरे समाज के लिए एक संपत्ति है, जो बड़े सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, और तुम्हें नाम, शोहरत, प्रशंसा और पूरी दुनिया में बड़ी नेकनामी मिलती है, जिसे 11वां भाव दिखाता है। तो हर भाव में जहां केतु बैठा है, अगर तुम उस भाव के प्रकट होने के सच्चे हो, उस भाव के अर्थों के सच्चे हो, दूसरों के लिए त्याग करने के सच्चे हो, अपने लिए के बजाय दूसरों के लिए जीने के सच्चे हो, तो केतु से 12वां भाव एक जबरदस्त प्लेसमेंट हो सकता है। ये जबरदस्त उपलब्धियों की उपलब्धि हो सकती है।
बस एक प्लेसमेंट है जो मुझे केतु के लिए थोड़ी पेचीदा लगती है, और बस यही एक, बहुत कुछ नहीं। वो है केतु का 9वें भाव में होना, जो एक बड़ी पहेली है। एक वजह ये है क्योंकि 9वें भाव में केतु तुम्हें उच्च शिक्षा, बड़ी उपलब्धियां पाने से रोकता है, और कई बार ये तुम्हें अपने पिता से ज्यादा पाने में, या अपने गुरु से ज्यादा पाने में, या बड़े अनुभव पाने में, या जीवन के तजुर्बों से पाने में मदद नहीं करता। और ये तुम्हें 8वें भाव के प्रकटीकरण से ज्यादा पाने में मदद करता है, जिसका मतलब है कि ऐसे लोग कई बार तांत्रिक या छुपी हुई चीजों में ज्यादा उलझते हैं, या उनमें ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं, या दूसरे लोगों के पैसे से फायदा उठाने में ज्यादा उलझते हैं, जो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है कभी कभी, क्योंकि बेहतर यह है कि अपनी कमाई से फायदा उठाओ, अपने प्रयासों से फायदा उठाओ, न कि दूसरे लोगों के पैसे से या विरासत से ज्यादा पाओ, जिसे 8वां भाव भी दिखाता है। और इसलिए 9वें भाव में केतु थोड़ा पेचीदा है। लेकिन 12वें भाव के लिए केतु के बाकी सारे प्लेसमेंट पूरी कुंडली में बहुत अच्छे हैं। अगर तुम इस बात को अनदेखा कर सकते हो या छोड़ सकते हो कि केतु कहीं भी कुंडली में बैठा है, और सच में दूसरों के लिए उसके अर्थ को प्रकट कर सकते हो, तो केतु से 12वां भाव तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जीने के लिए, अपने लिए बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए, और एक मजबूत लेगेसी पीछे छोड़ने के लिए। तो पीछे जाओ और अपनी अपनी कुंडलियों में देखो कि केतु जहां भी बैठा है, क्या तुम उपलब्धि पा सके हो या फायदा उठा सके हो जो केतु ने तुम्हें अपने से 12वें भाव से दिया है। अगर तुम अब तक उनका फायदा नहीं उठा पाए हो, तो केतु से 12वें भाव पर ध्यान दो और फोकस करो, और देखो कि ये कैसे मौके पैदा कर रहा है, कौन सा भाव और कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसका क्या संयोग बन रहा है, वो कैसी योग बना रहा है, और कोशिश करो कि उस क्षेत्र में प्रकट हो, और तुम पाओगे कि मौकों का एक समंदर तुम्हारे लिए खुल गया है। केतु जहां बैठा है और उससे 12वां भाव, वहां आसमान सीमा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मुझसे एक निजी परामर्श के लिए देख रहे हो, तो प्लीज मुझसे संपर्क करो, लिंक्स नीचे दिए गए हैं। मैं कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।